नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और अगले आधा घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड डील संबंधों में नए युग की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट। समझौते को बताया मदर ऑफ ऑल डील्स। व्यापार, निवेश और रोजगार के पैदा होंगे नए अवसर। भारत ऊर्जा क्षेत्र में अपार अवसरों का देश। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, ऊर्जा सुरक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा स्वतंत्रता मिशन की ओर बढ़ रहा भारत। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण सत्र से होगी शुरुआत। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एनएसएस रिपब्लिक डे कंटिजेंट से की मुलाकात। कहा, भारत छुएगा हर क्षेत्र में नया शिखर। 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने में युवाओं की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। और जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेल, हवाई और सड़क यातायात पर असर। दिल्ली एनसीआर में बारिश और ओलावृष्टि से ठुठुरे लोग। और अब खबरें विस्तार से। भारत और यूरोपीय संघ ने आज मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फान डेर लायन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन की मौजूदगी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत संपन्न होने की राजनीतिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए और समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। इसके अलावा सहयोग और आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े दस्तावेजों का भी आदान प्रदान हुआ। भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार, सुरक्षा, रक्षा साझेदारी, आवाजाही, आपदा जोखिम प्रबंधन और हरित हाइड्रोजन समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के संबंध और ज़्यादा मजबूत हुए हैं और नए मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि साझा समृद्धि का एक नया खाका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आज 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ अपना सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता किया है। उन्होंने कहा कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नई नवाचार साझेदारियां बनेंगी और वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखलाएं और मजबूत होंगी। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है।
यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फान डेर लायन ने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील बताया। मुक्त व्यापार समझौते के समापन के बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations on trade, on security, on people-to-people ties. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me. Also because we conclude today our trade negotiations. We relaunched at the latest meeting that I had the pleasure to host in May 2021 in my previous capacity. Our summit sends a clear message to the world. At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फान डेर लायन ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रगति की है और यूरोप इससे बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि भारत की सफलता से विश्व अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनता है। Thank you very much for the exceptional hospitality we experienced. It was such an honor for us to be your chief guests at the Republic Day yesterday. This is a memory I will carry for a lifetime because the sense of communion was so powerful. People filled the streets united in pride and joy of belonging to the Indian nation, and rightfully so. India has risen, and Europe is truly glad about it, because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit. And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. This trade
will integrate further our supply chain and strengthen our joint manufacturing power. It will cut up to 4 billion euros in annual tariffs for exporters of all sizes. And it will create good jobs for millions of workers. यूरोपीय संघ वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का कुल वस्तु व्यापार लगभग 136 अरब डॉलर का था, जिसमें निर्यात लगभग 76 अरब डॉलर और आयात 60 अरब डॉलर का था। इससे पहले यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में भारत यूरोपीय संघ बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपियन यूनियन, काउंसिल और कमीशन के प्रेसिडेंट्स का भारत दौरा कोई आम डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है, ये भारत यूरोपियन यूनियन संबंधों में एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हमारा ट्रेड 2 गुना होकर 180 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। ईयू से भारत में 120 बिलियन यूरो से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ईयू में भारतीय निवेश लगभग 40 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल और कमीशन के प्रेसिडेंट की यह भारत यात्रा कोई साधारण डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है। यह भारत यूरोपियन यूनियन रिश्तों में एक नए युग का शंखनाद है। पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, उनका भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एफटीए संपन्न होना और आज इतने सारे सीईओज के साथ इतने बड़े लेवल पर भारत यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम आयोजित होना, यह सब उपलब्धियां विश्व की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां, इनके बीच हो रहे अभूतपूर्व अलाइनमेंट का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूरोपीय संघ के साथ देश की बढ़ती साझेदारी की पुष्टि की। दिल्ली में राजनाथ सिंह ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक भी की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये साझेदारी वैश्विक स्तर पर जटिल वातावरण में रक्षा सहयोग विकसित करने के लिए दोनों पक्षों को एक साथ लाती है। उन्होंने वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। यूरोपीय आयोग उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर को एक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे दोनों पक्षों के बीच रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। Thank you for your visit to India, and your visit is very special, and it comes on the occasion of our 77th Republic Day. The occasion marks a moment in celebration of India's constitutional journey and the reaffirmation of our commitment to global peace and security. 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के तहत संयुक्त भारत यूरोपीय संघ व्यापक राजनीतिक एजेंडे का लक्ष्य यूरोपीय संघ और भारत के बीच सहयोग को व्यापक, प्रगाढ़ और बेहतर समन्वय करके रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज 16वें भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक व्यापार में एक नया अध्याय लिखने के लिए हाथ मिलाया है, उन्होंने ये भी कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये समझौता सभी क्षेत्रों में अवसर खोलेगा और व्यवसायों और आम लोगों को लाभ पहुंचाएगा, जिससे दोनों देशों के विकास और समृद्धि में योगदान मिलेगा। This visit is extraordinary.
It goes far beyond a free trade agreement. It goes far beyond the humongous potential that is being unlocked with the free trade agreement. It is truly a statement of deep partnership and the strategic intent of the European Union and India coming together in a multitude of areas to strengthen our partnership, to work together for the shared prosperity and a better future for 1/3 of humanity. It is a reflection that when 25% of global trade decides to strengthen the strategic partnership, including with the free trade agreement, it unlocks the doors to defense cooperation, greater investments, to cooperation in the field of innovation and science, to further integration of financial markets. And therefore, I would term this visit, as very rightly pointed out by the Honorable Foreign Secretary, as a game-changing and transformational visit. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस द कोस्टा के साथ बैठक की। दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर प्रसन्नता व्यक्त की, जो भारत ईयू संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। साथ ही दोनों पक्षों ने आशा व्यक्त की कि ये समझौता आर्थिक संबंधों को और गहरा करेगा और भारत यूरोप साझेदारी को नई गति देगा, जिससे दोनों पक्षों के लोगों और व्यवसायों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ऊर्जा सप्ताह के इस नए संस्करण में लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि गोवा में एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसका अर्थ है कि देश में ऊर्जा उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए भी उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के शीर्ष 5 पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातकों में से एक है, जिसका निर्यात 125 से अधिक देशों तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसे विश्व भर में सर्वोच्च समझौता कहा जा सकता है। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए
बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भारत हर क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी पर प्रमुखता से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अकेले ऊर्जा क्षेत्र में ही ऊर्जा मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अपार अवसर मौजूद हैं। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। आप एक्सप्लोरेशन का ही क्षेत्र ले लीजिए। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। आपको हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े समुद्र मंथन मिशन की भी जानकारी है। हम इस दशक के अंत तक अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक्सप्लोरेशन के दायरे को भी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तार करने का है। इसी सोच के साथ हमारे यहां 170 से अधिक ब्लॉक्स को अवार्ड किया जा चुका है। अंडमान निकोबार का बेसिन भी हमारी नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन होप बन रहा है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। इससे पहले आज बजट सत्र के पहले दिल्ली में संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। सर्वदलीय बैठक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन समेत कांग्रेस नेता जयराम रमेश, डीएमके नेता तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस नेता सागरिका घोष, समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव समेत कई और सांसद मौजूद रहे। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। कल 11 बजे संयुक्त सत्र तय किया गया है। 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी को बजट पेश होगा। सत्र का पहला भाग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा होगी। फिर बजट पर सदन में चर्चा होगी। इस मौके पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में योगदान की अपील की है। फ्लोर लीडर्स ने कई सजेशंस दिए हैं, हमने सब नोट किया है। हमारा तरफ से एक अपील किया गया है कि ये बजट सेशन है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो शुरुआत 28 तारीख यानी कि कल आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से शुरू होगी। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कल 11 बजे तय किया गया है और 29 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 1 तारीख जो तय किया गया है नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारू रूप से चलाने में सब योगदान करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज एनएसएस रिपब्लिक डे कंटिजेंट से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े युवाओं की तारीफ भी की। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना है।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2047 में भारत विकसित देश बनेगा, दुनिया में सबसे आगे होगा और इस काम में युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। The goal is merely not a destination. It is a collective journey driven by the entire responsible citizens together. India cannot become Viksit Bharat or world number one economically just like that. We got our own plus and minus. But whether it is achievable or not, you take it from me. You are going to see by your own eyes. You are going to enjoy that by your own heart. And India is going to be the number one country in the world by 2047. उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि समाज को आगे ले जाने के लिए खास भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचना गलत है और इस भाव को एनएसएस ने सही तरीके से करके दिखाया है। There is nothing wrong if we live for ourselves. But what is wrong? What is wrong is we live only for ourselves is wrong. While living for yourself, you should live for others too. That is what is NSS, and for that I am participating with you. So I thank our minister for giving the two opportunities for me. The most emotionally attached, that India should be united, India should serve, and we Indians should serve the rest of the society. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि डीआरडीओ ने उन्नत प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली में संगठन के वैज्ञानिकों के स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि डीआरडीओ के पास विमानन, मिसाइल, शस्त्र और उन्नत कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में 45 प्रयोगशालाएं हैं, जो इसे देश की रक्षा क्षमताओं का आधार बनाती है। आपके द्वारा डेवलप की गई हर टेक्नोलॉजी, हर सिस्टम और हर सक्सेसफुल ट्रायल आगे चलकर भारत की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का वह हिस्सा बनता है और आपकी अचीवमेंट्स देश की सुरक्षा को मजबूती देती हैं और केवल मजबूती ही नहीं देती हैं बल्कि भारत के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं। समय के साथ बढ़ते बढ़ते अब आप देखिए कि डीआरडीओ भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी का पूरी तरह से बैकबोन बन चुका है। और साथियों, आज डीआरडीओ के पास लगभग 45 लैबोरेटरीज हैं जो एरोनॉटिक्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्मामेंट्स, नेवल सिस्टम्स, लाइफ साइंसेस और एडवांस कंप्यूटिंग जैसे क्रिटिकल क्षेत्रों में बखूबी काम कर रही हैं। देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरे, जबकि पहाड़ों में भारी बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के कारण ये मौसमी बदलाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। कश्मीर घाटी में जारी भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। दरअसल खराब मौसम, कम विजिबिलिटी और रनवे पर बर्फ जमा होने के चलते ऑपरेशनल दिक्कतें आई हैं, जिसके कारण एयरलाइंस ने ये फैसला लिया है। वहीं हिमाचल में मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। भारी बर्फबारी से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हैं, सड़कों पर जाम, ट्रैफिक रुकावट, लेकिन जन्नत जैसा नज़ारा लोगों का मन मोहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने आज फिर अंगड़ाई ली। सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं हरियाणा के नारनौल में वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे कड़ाके की ठंड फिर से लौट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। इस कारण पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश पड़ रही है। आज की खबर में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।